दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर। भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। अभी अभी खत्म हुआ संसद का शीतकालीन सत्र वैसे तो INDIA गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन का मौका था, लेकिन बहस इसी बात की है कि क्या अकेले नरेंद्र मोदी के सामने 26 दलों का पावर काम नहीं आया। बड़े बड़े दावों के साथ, प्रधानमंत्री को मजबूर कर देने के इरादे के साथ, सरकार की पोल पट्टी उजागर कर देने की हुंकार के साथ अविश्वास प्रस्ताव आया था। अविश्वास प्रस्ताव गिरना था, बात नंबर की नहीं थी, ये तो विपक्ष भी कह ही रहा था, लेकिन क्या नैरेटिव में भी विपक्ष नरेंद्र मोदी को पछाड़ पाया? जवाब है शायद नहीं। वजह नंबर 1, सरकार विपक्ष के मणिपुर मुद्दे के दबाव में नहीं आई। सरकार की ओर से मणिपुर पर बात हुई, तथ्यात्मक बात हुई, आंकड़े रखे। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों ने मणिपुर के बहाने पूर्वोत्तर में अपनी सरकार के काम गिनाए और विपक्ष को इतिहास का आईना दिखा दिया। वजह नंबर 2, प्रधानमंत्री का पूरा जवाब सुनने से पहले ही संसद से विपक्ष का वॉकआउट। अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय था, लेकिन वोटिंग से पहले विपक्ष के वॉकआउट ने बीजेपी को यह कहने का मौका दे दिया कि INDIA गठबंधन को अपनी एकता पर भरोसा नहीं। वजह नंबर 3, सरकार को उपलब्धियां गिनाने के लिए संसद का प्लेटफॉर्म मिला। संसद में हुई बहस के जरिए बीजेपी और NDA के दलों ने सरकार के कामकाज को गिना दिया। संख्या बल के आधार पर उन्हें संसद में समय भी ज्यादा मिला। संसद में मिला यह मौका राहुल को आईना दिखाने के भी काम आया। देखिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है। सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते। और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की राजनीति अक्सर विपक्ष पर इसलिए भारी पड़ती है क्योंकि वो आगे की सोचते हैं। एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स यानी भविष्य के सपनों को पंख देने वाली राजनीति करते हैं। जहां विपक्ष अभी 2024 की राजनीति में उलझा हुआ है, यह आशंका खड़ी करने की कोशिश कर रहा है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। यह आरोप लगा रहा है कि युवाओं का भविष्य अंधकार में है। मोदी तरक्की कर रहे, आगे बढ़ते हुए भारत का जज्बा सामने रखते हैं। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। ये कभी भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी नहीं दे सकते। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप 3 की पोजीशन में लाके रहूंगा। भारत में आग लगी हुई है या भारत में सब कुछ खराब हो रहा है,
ये बात राहुल गांधी जैसे नेताओं के भाषणों में ही है, जो सिर्फ भारत ही नहीं लंदन और अमेरिका जाकर ऐसे आरोप लगाते हैं। या फिर भारत में स्थिति बिगड़ने की तस्वीर चीन के एजेंडे पर चलने वाले न्यूज क्लिक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की खबरों में होती है। लेकिन भारत बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। ये दावे सिर्फ सरकार के नहीं हैं, सिर्फ सरकार के आंकड़ों में ही उपलब्धियां सामने नहीं आती, बल्कि स्वतंत्र और विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत के बारे में सकारात्मक आंकड़े दे रही हैं। पिछले साल नवंबर में इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2027 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भारत की जीडीपी 2031 तक मौजूदा $3.5 ट्रिलियन से बढ़कर $7.5 ट्रिलियन हो जाएगी। अब याद कीजिए वो दौर जब मोदी ने पहली बार भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की बात की तो विपक्ष ने क्या कहा था। लेकिन आज जब इस बात के साफ संकेत मिलने लगे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस टारगेट को छू लेगी, तो विपक्ष ये कहने लगा है कि ये तो अपने आप ही हो जाएगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक अगली सरकार कोई भी बनाए, भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तय है। लेकिन क्या इस विपक्ष से पूछा नहीं जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्था अगर अपने आप बढ़ती है तो 2013 में मॉर्गन स्टैनली को भारत के लिए फ्रेजाइल 5 नेशन यानी दुनिया की 5 अस्थिर अर्थव्यवस्था का टैग क्यों देना पड़ा था। बात सिर्फ अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की नहीं, बात है लोगों के भरोसे की, बात है लोगों से हुए वायदों की डिलीवरी की। शायद इसलिए आज जब नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के आंकड़े रखते हैं तो वो विपक्ष को आईना भी दिखाते हैं। क्या नारा है? गरीबी हटाओ। कितनी बार सुना है, कितनी पीढ़ियों ने सुना है। नारे नारे नारे, बस नारे देते गए। लेकिन जिन्होंने ये नारा दिया उन्होंने कभी गरीब की सूद नहीं ली, गरीबों की परवाह नहीं की और न ही वो गरीबी हटा पाए। नरेंद्र मोदी के सामने खड़े विपक्ष के INDIA गठबंधन का चेहरा कौन है, ये अभी लाख टके का सवाल है। लेकिन अगर ये मान भी लें कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विरोध का चेहरा हैं, तो उनसे विपक्ष को क्या हासिल है। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम मामले की सजा स्टे कराकर संसद सदस्यता वापस पाने वाले राहुल गांधी को कांग्रेस जननायक कहकर प्रचारित कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष के मन में ये चोर जरूर बैठा है कि क्या वो मोदी का मुकाबला कर सकेंगे। 2024 के मद्देनजर राहुल गांधी के राजनीतिक दावों की कोई खास झलक मिले उससे पहले उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को संसद में पहुंचाने की ललक दिखलाई पड़ने के मायने क्या हैं? She should be in parliament. She should be in Lok Sabha for sure. I mean, she has all the qualifications for it. She would do great. I mean, she would be very good in parliament, and she deserves to be there. So I would definitely would like her to be in parliament, and I hope that the Congress Party, accepts and plans better for her. एक और गांधी खानदान से राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी दांव लगाने की बात हो रही है, तो दूसरी ओर मोदी शाह का निशाना अचूक है। दोनों नेता राहुल गांधी की राजनीति पर जोरदार हमले बोलते हैं। ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कैसे राहुल गांधी की रणनीति बेअसर है। मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए।
ये बात सही है कि अब की बार राहुल गांधी 2019 से पहले वाले राहुल गांधी से अलग हैं। कर्नाटक चुनाव में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उनकी भारत जोड़ो यात्रा के सकारात्मक नतीजे आए हैं। राहुल गांधी जल्द ही गुजरात से मेघालय तक भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकाल सकते हैं। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद शनिवार को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचकर राहुल गांधी ने राजनीति में अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराया। लेकिन क्या ये सारी कवायद नरेंद्र मोदी को 2024 में रोक सकेगी? क्योंकि राहुल गांधी के उलट नरेंद्र मोदी तो कभी राजनीतिक कैंपेन में रुके ही नहीं। जिस मुस्लिम समाज के लिए यह प्रचारित किया गया है कि मोदी से उनकी दूरी है, उस मुस्लिम समाज के साथ घुलने मिलने में मोदी को कोई समस्या नहीं। ये कई मौकों पर साफ दिखा है। बीजेपी खास तौर पर पिछड़े पसमानदा मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने के राजनीतिक कार्यक्रम चला रही है। बीजेपी मित्र कार्यक्रम खास तौर पर चलाया है। तो वहीं शनिवार को मध्य प्रदेश में मोदी ने रविदास मंदिर का भूमि पूजन किया। वहां से संदेश साफ था कि मोदी उनके हर सुख दुख में साथ खड़े हैं। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे। छोटा बड़ा इससे ऊपर उठकर सब लोग मिलकर साथ रहे। शायद हर एक समाज के साथ दिखने की नरेंद्र मोदी की यही कुव्वत उन्हें देश का सबसे पसंदीदा नेता बनाती है। ग्लोबल एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के इस हफ्ते के आंकड़े में भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 76% है। अपने अपने देशों में लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी अन्य विश्व नेताओं से मीलों आगे हैं। 2024 का चुनाव मोदी के इसी करिश्मे की बिना पर लड़ा जाएगा। विपक्ष का इंडिया गठबंधन दावे कुछ भी कर ले, एक अकेले मोदी से टक्कर उनके लिए बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।